तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल हमारे इस महाचुनाव के महापर्व का आखिरी दिन, यानी कल इसका रिजल्ट आएगा। देखते हैं किसकी सरकार बनती है और कायदे से कई लोगों की धड़कनें उस पर लगी रहेंगी। हम आप भी थोड़ा सा परेशान रहेंगे कि कौन शासन में आएगा, कौन सत्ता में आएगा, क्योंकि इस बार दोनों के जो मैनिफेस्टो हैं एकदम जस्ट अपोजिट। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। तो जो भी जीतेगा अपने आप में फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा। इस बार थोड़ा सा राजनीतिक विरोध भी ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में, तो उस बात को भी देखने लायक होगा कि क्या सत्ता परिवर्तन होता है या फिर जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो सत्ता में बने रहते हैं, यानी तमाम चीज़ें। कई ऐसी विवादित सीट भी हैं जिस पे लोगों की नज़र है, जैसे करण भूषण सिंह यानी जो बृजभूषण शरण सिंह के लड़के हैं उनके ऊपर। सुल्तानपुर में मेनका गांधी, चूँकि वहाँ भी कई लोग ऐसे थे लोकल के जो काफ़ी भारी पकड़ रखते हैं, लेकिन हराने की उन्होंने कोशिश की, तो क्या वहाँ सत्ता पलट होती है। हैदराबाद में यानी ओवैसी वाले इलाके में ऐसी ऐसी कई सीटें हैं जहाँ लोगों की नज़र है, तो देखते हैं क्या होता है। खैर, आपको याद होगा पिछले साल ऐसी कुछ तारीख रही होगी इसी महीने में, जब एक खबर निकल के सामने आई थी और इस खबर ने कायदे से पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। लोगों ने तरह तरह की बातें की थी, तरह तरह के अपने विचार रखे थे, जो कि घटना ही ऐसी थी। श्रद्धा वाकर केस। और उस केस में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो कातिल था वो कत्ल करने के बाद लाश के सर को फ्रिज में रखता है और फ्रिज में रखने के बाद अलग अलग पार्ट्स को काटता है। काटने के बाद अलग अलग तरीके से जंगलों में फेंकता रहता है। महरौली के जंगल में लाश फेंकने का सिलसिला कई महीनों तक चलता है। अंत में जब लाश के सारे टुकड़े फेंक लेता है तो फिर सर को भी फेंकता है। उसके बाद फ्रिज को बाकायदा साफ करता है, पूरे फर्श को साफ करता है। इधर ये तमाम चीज़ें हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं। तमाम दुनिया में जब ये बातें लोगों ने जानी तो लोग हैरान हुए कि आखिर इस कदर कोई कैसे कर सकता है। यानी जिस आदमी के साथ वो आदमी रह रहा हो, जिस आदमी से वो इतने सालों से जुड़ा हुआ हो, जिससे प्यार हो, जिससे रिश्ता नाता हो, उसी को मारना। चलो हीट ऑफ द मोमेंट में आपने कत्ल कर दिया, आपने गला दबाया, ज़्यादा दब गया, सामने वाला मर गया, तो एक साधारण इंसान होता है कि इसके बाद पछताता है। पछताने के बाद कम से कम अगर डर गया तो ये हुआ कि लाश को ठिकाने लगा दें, कहीं फेंक दिया, कहीं दफन कर दिया, कहीं नदी वगैरह में डाल दिया। ये भी चीज़ें थोड़ी सी जस्टिफाइड लगती हैं कि चलो आदमी गुस्से में किया, उसके बाद डर के कर दिया। लेकिन एक आदमी की मेंटलिटी क्या रही होगी कि उसने पहले कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जब उसे लगा कि ये तो गलती हुई, उसके बाद अपने ही उसी प्यारे, चाहे पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे लिव इन पार्टनर हो, उसको काटना, काटने के बाद कुकर में उबालना, जैसा सरस्वती वैद्य वाले केस में हुआ था। ये तमाम चीज़ें आदमी कैसे कर लेता है, ये सवाल लोगों ने पूछा और इसके बाद से लगातार कई ऐसे खबरें निकल के सामने आई। और इत्तेफाक देखिए और बदकिस्मती देखिए कि ठीक एक साल बाद एक ऐसी ही कहानी फिर निकल के सामने आई। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक बेहद मशहूर शहर भोपाल, और इसी भोपाल में रहने वाले एक कपल की, जिसमें से जो लड़का था उसका नाम था नदीम और जो लड़की थी उसका नाम था शानिया। कहानी नदीम और शानिया की है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 के आसपास। साल 2019 के आसपास नदीम की शादी हो चुकी थी, पत्नी थी। नदीम जो था इत्तेफाकन इसी मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह लगती है आरिफ नगर, और इसी आरिफ नगर में एक झुग्गी बस्ती है। इसी झुग्गी बस्ती में जो नदीम था वो रहा करता था। रहने के दौरान वहीं पे अपनी पत्नी के साथ शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ा रहा था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान साल 2019 की बात है, अभी चंद दिन ही हुए थे शादी के, बमुश्किल कुछ महीने। नदीम की जो पत्नी थी जाने के दौरान एक ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। अब ट्रेन हादसे का शिकार हुई, उस हादसे में जो नदीम की पत्नी है उसकी डेथ हो गई। अब पत्नी की जब डेथ हो गई तो नदीम एकदम अकेला, और उम्र भी बमुश्किल 21 या 22 साल रही होगी, तो बाकी पूरी ज़िंदगी भी पड़ी थी।
इधर पत्नी के जाने का दुख, जीवन में कोई और साथी नहीं था, घर वालों से वो दूर रहता था, यहाँ इसी झुग्गी बस्ती में रह के ऑटो चलाने का काम करता था। अपने गम में डूबा हुआ इधर से उधर ये ऑटो लेके भटकता रहा, सवारियों को इधर से उधर लेके छोड़ता रहा, थोड़े बहुत पैसे कमाता रहा, लेकिन पत्नी और जीवन में किसी साथी का ना होना उसे खाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सानिया से होती है। सानिया के लिए भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे उसके घर वाले। इधर नदीम के भी जो संबंधी थे वो चाह रहे थे कि नदीम की फिर से शादी हो जाए, चूँकि उम्र भी ज़्यादा है नहीं, पत्नी की भी डेथ हो गई, तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। दोनों परिवार के लोग, दोनों के सगे संबंधी एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद फिर ये हुआ कि चलो अब दोनों की शादी करवा दें। लड़की वालों को लड़का पसंद में आ गया, लड़कों को लड़की पसंद आ गई, दोनों पक्ष रेडी हो गए। उसके बाद साल 2020 में धूमधाम से नदीम और शानिया का निकाह करा दिया गया। अब दोनों का निकाह हो गया। जो सानिया है नदीम के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी प्यार भी था। जो शानिया थी अपने शौहर नदीम को काफ़ी सपोर्ट करती थी, यानी टाइम से उसे नाश्ता देना, टाइम से खाना देना। जब जब वो ऑटो लेके जाए तो एक अच्छी स्माइल के साथ अपने पति को विदा करना। वक्त गुजरता चला गया। साल 2023 बीत गया, साल 2024 आ गया। इस दौरान जब शादी के 3 साल गुजर गए तो जो शानिया थी वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद शानिया जो थी उसने एक बेटी को जन्म दिया, और ये बेटी जन्म होती है मार्च साल 2024 में, यानी अभी 2 महीने पहले बेटी का जन्म हुआ। अब परिवार में एक तरह से खुशियों की लहर। पति भी खुश, सानिया भी खुश कि घर में एक बिटिया का जन्म हुआ, एक किलकारी गुजरेगी, जो शादीशुदा जिंदगी थी वो मुकम्मल हो गई। इधर जो नदीम था वो भी अपने काम में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने लगा, चूँकि एक जिम्मेदारी आई कि बिटिया पैदा हुई, उसको परवरिश देना है, उसको अच्छे स्कूल में भेजना है, उसको अच्छी तालीम देनी है। लेकिन इसी दौरान इस घर में एक हादसा होता है। शानिया एक दिन अपने बच्ची को लेकर दुलार रही थी, प्यार कर रही थी, और इत्तेफाकन घर में और कोई था नहीं, तो खाना वाना भी उसे खुद बनाना पड़ता था। तो गोद में लेके उस बच्ची को खिला रही थी, उसी दौरान वो खाना बना रही थी। अब खाना बनाने के दौरान किस्मत का खेल देखिए, या फिर एक माँ के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब उसने तेल डाला, और उस दिन शायद पूरी बनाने का प्लान था, अब तेल पूरा खौल रहा था, और इसी दौरान गर्मी का मौसम, तो हाथ में पसीना लगा हुआ था। बच्ची बदकिस्मती से माँ के हाथों से, यानी सानिया के हाथों से फिसल जाती है, और फिसलने के बाद उसी तेल में गिर जाती है। अब एक मासूम बच्ची जब तेल में गिरी और तेल पूरा खौल रहा था, तो चंद ही सेकंड में उस बच्ची की डेथ हो जाती है। आनन फानन में उस बच्ची को लेके माँ पहले तो बाहर निकालती है, उसके बाद हॉस्पिटल जाती है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद जब जांच पड़ताल होती है, डॉक्टर चेक करते हैं, तो पता चलता है कि बच्ची के अंदर कोई जान नहीं बाकी है। अब माँ बदहवाश इधर नदीम को फ़ोन किया, नदीम भी भागा भागा पहुंचा। अब इधर जब नदीम भागा भागा पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद अब जब अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखता है, बेचारी पूरा तेल में एक तरह से खौल गई थी, तो फिर काफ़ी नाराज़ होता है। सानिया के ऊपर गुस्सा भी करता है, कहता है कि तुम एक बिटिया को ठीक से ध्यान नहीं दे सकती थी, उसको ठीक से पाल पोस नहीं पाई, तुम ही मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार हो। वो तमाम चीज़ें जो आदमी का आवेश में बोलता है। अब इसी बात को लेकर नदीम और सानिया के बीच झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो झगड़ा होने के बाद अब शानिया जो थी वापस घर पे आती है, यानी जहाँ ये लोग रहते थे, वहाँ भी काफ़ी झगड़ा हुआ। अब लगातार दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से इन दोनों के बीच झगड़ा, तकरार, लड़ाई उसी बच्ची की डेथ को लेके कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम कुछ और करने लगी हो, तुम कहीं बिजी हो गई हो। ये तमाम तकरार इन दोनों के बीच होती रही। वक्त आगे बढ़ा, लगभग 1 हफ्ते गुजर गए। इधर जब 1 हफ्ते गुजर गए और मियाँ बीवी के बीच लगातार झगड़ा, यानी ऐसा लगा कि अब शायद रिश्ता ही खत्म है, तो सानिया ने कहा कि जब मेरी तुम्हारी ये बनती नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। नदीम ने कहा कि ठीक है चली जाओ। इसके बाद जो सानिया है अपने मायके आ जाती है, और जो सानिया थी उसके माँ बाप से ज़्यादा उसकी परवरिश उसके नानी ने की थी, तो फिर अपने वो नानी के पास चली जाती है निशांतपुरा में। वहाँ पे जाती है, जाने के बाद अपनी नानी के पास रहती है।
नानी उसको पूरा ध्यान देती हैं, उसको काफ़ी केयर करती हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। बदकिस्मती से उस बच्चे की मौत भी हो गई। तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। उस पर से पति से भी इस कदर झगड़ा होना, लड़ाई होना, पति का मायके भेज देना, तो तमाम चीज़ें अब नानी ख्याल रख रही, इधर मायके वाले पूरी सिंपैथी दे रहे हैं। वक्त कुछ और गुजरा। मई का महीना आ गया, यानी अभी पिछला महीना जो गुजरा, मई भी लगभग गुजर गया। 21 मई की तारीख आती है और इसी 21 मई को जो शानिया है अपनी नानी से कहती है कि मैं जा रही हूँ कुछ काम से बाहर। अब नानी ने पूछा कि क्या काम है। शानिया ने कहा कि कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलना है। इसके आगे उसने कुछ नहीं बताया। अब नानी को भी लगा कि इतने दिन से गमों में डूबी हुई है, बिटिया की मौत हुई है, तो चलो बाहर जाएगी, कम से कम इसी बहाने इस गम से थोड़ा सा उबरने की कोशिश कर रही। नानी ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना और अच्छे से जाना, संभल के जाना। उसके बाद शानिया निकलती है। नानी अपने कामों में बिजी हो गई। सुबह हो गई थी, शाम हो गई। अब जब शाम हुई तो फिर अब नानी वेट कर रही कि शानिया आएगी। अब इधर शानिया का वेट किया जा रहा, शानिया आई नहीं। नानी परेशान, उसने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। अब जब फ़ोन नहीं लगा तो और परेशान। उसके बाद अब और 2-4 बार फ़ोन किया, एक भी बार फ़ोन नहीं लगा। देखते देखते रात हो गई। अब जब रात हो गई तब तक तो जब सानिया नहीं आई तो पूरे मायके में हड़कंप मच गई कि आखिर सानिया कहाँ गई। उसके बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया, तमाम दोस्तों से पूछताछ की, उसके तमाम आसपास जो रिलेटिव्स थे उनसे पूछताछ की कि क्या शानिया वहाँ पे आई है या फिर कहीं रुकी है। हर जगह से वही जानकारी कि नहीं, यहाँ नहीं आई है। पूरी रात नदीम के जो ससुराल वाले थे, यानी सानिया के माँ बाप, सानिया की नानी, ये तमाम लोग खोजते रहे, तमाम तरीके से पड़ताल करते रहे। लेकिन जब पूरी रात सानिया की कोई खोज खबर नहीं लगी तो अगले दिन जो परिवार वाले थे पहुंच जाते हैं निशानपुरा, और वहां जाने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं और कहते हैं कि जो हमारी बच्ची है इस कदर घर से बाहर निकली और गायब हो गई। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं उन्हें भी लगता है कि ये क्या मामला है, ऐसे कैसे गायब हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप डिटेल्स दीजिए, हम खोजेंगे। परिवार वालों ने डिटेल दे दी। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो खोजना शुरू करते हैं। उन्होंने भी अपने तरीके से तफ्तीश की, तमाम दोस्तों से पूछताछ, रिलेटिव से पूछताछ, कहाँ आती है, कहाँ जाती है। नानी से भी पूछा कि क्या किसी को बता के गई थी कि उससे मिलने जा रही हूँ। नानी ने जो कुछ जानती थी वो बताया। तमाम दोस्तों रिश्तेदारों ने अपने अपने हिसाब से जानकारी दी। लेकिन लगभग 1 हफ्ते गुजर गए और इधर जो शानिया थी उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी। पुलिस वाले भी खोज खोज के थक गए, परिवार वाले भी खोज खोज के थक गए। इसी दौरान जो शानिया का भाई था अनस, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी जीजा से एक बार पूछ लूँ। भले ही झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, लेकिन क्या पता कुछ जानकारी हो, कोई बात पता हो। तो उसने जीजा को फ़ोन किया। अब जीजा को फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर उसे लगा कि शायद फ़ोन नंबर वगैरह उसने चेंज कर दिया हो। तो एक काम करते हैं, ससुराल चले जाते हैं। अब अनस अपने दीदी के ससुराल पहुंचता है, नदीम के घर जाता है, और जब घर जाता है तो पता चलता है कि नदीम के घर पे तो ताला बंद है। अब जब ताला बंद देखता है बड़ी हैरानी होती उसे। उसने पड़ोसियों से पूछा कि नदीम कहाँ है। अब जब ये पूछा कि नदीम कहाँ है तो पड़ोसियों ने बताया कि लगभग 10 दिन से कहीं गायब है। अब ये तमाम चीज़ें जब वो मैच करवाता है, पहला कि 10 दिन से दीदी गायब, और फिर ये पता चला कि 10 दिन से जीजा भी गायब, तब अनस को कुछ डाउट हुआ। अब वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को बताता है कि मेरी दीदी तो गायब है ही, लेकिन मेरा जीजा भी गायब है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं उनका भी कुछ माथा ठनकता है कि 10 दिन से ये गायब वो गायब, जरूर कोई कॉमन बात है। तो उन्होंने फिर अब जिस थाने के ये लोग थे, यानी नदीम जहाँ रहता था, इटखेड़ी थाना, वहाँ पे कांटेक्ट किया और कहा कि जरा आप पता कीजिए कि आपके इलाके का रहने वाला एक शख्स है नदीम, वो कहीं दिखाई दे तो एक बार गिरफ्तार कीजिए, पूछिए कि आखिर सानिया के बारे में कोई खोज खबर है। अब इस थाने में भी जब ये बात पहुंची तो उन्होंने भी कहा कि चलो भैया हम भी मशक्कत करते हैं, खोजते हैं। ये भी लगभग 4 दिनों तक खोजते रहे। अब तारीख आ जाती है 2 जून, यानी जो कही जाती है कि 2 जून की रोटी आपने खाई, कायदे से 1 जून की तारीख आती है।
अब 1 जून तक लगातार दोनों थानों की पुलिस सानिया और नदीम की तलाश करती रही, लेकिन अचानक से 1 जून को नदीम थाने खुद पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद कहता है कि साहब आप हमें खोज रहे थे। पुलिस वाले कहते हैं कि कौन हो तुम? बताता है कि मैं ही नदीम हूँ। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, चेहरे पे एक स्माइल कि चलो आ गया बंदा, पूछताछ करें। पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है? इस पे नदीम कहता है कि हाँ, मैंने अपनी वाइफ को मार दिया। अब एक आदमी इस कदर थाने है सुबह सुबह आने के बाद बताए कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया। पुलिस वाले सन्न। उन्होंने पूछा कि क्यों मारा और लाश कहाँ है? तब उसने पूरी कहानी बताई और लाश का पता दिया। दरअसल नदीम को डाउट था कि उसकी जो वाइफ है शानिया उसका किसी से अफेयर है, और ये डाउट होने के पीछे उसने जो वजह बताई कि कुछ टाइम पहले शानिया को रील्स बनाने का शौक लगा था। इस शौक के चलते उसने कई लोगों से कोलैबोरेशन भी किया, और इसी दौरान एक लड़के से वो बार बार कोलैब करके रील बना रही थी। ये बात नदीम को पसंद नहीं आई, उसने मना किया, लेकिन शानिया नहीं मानती। अब इधर शानिया के ऊपर डाउट, लगातार नदीम इसी बात को लेकर लड़ता झगड़ता रहा। लेकिन जब बच्ची की मौत हो गई तब नदीम को यकीन हो गया कि जो शानिया है वो अपने नए रिलेशन में इतना खुश है कि वो जानबूझ के मेरी बच्ची को मार चुकी है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो फिर शानिया अपने मायके आ जाती है। आने के बाद 21 मई को नदीम उसे फ़ोन करता है। फ़ोन करके उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो दूर थी तो ये भी मिस कर रहा था 2 महीने से, आखिर वाइफ थी। नदीम उसे बुलाता है, बुलाने के बाद एक ऑटो में उससे मिलता है। ऑटो में उसे लेके इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि ऑटो खुद का ही था। उसकी पसंद की हर एक जगह पे जाता है, उसे जो कुछ खाने में पसंद था वो खिलाता है। ओवरऑल अपने रिश्ते को सही करने की, नॉर्मल करने की कोशिश करता है। रात हो जाती है, फिर कहता है कि आज रात रुक ही जाओ। अब दोनों मियाँ बीवी थे तो रात रुकने में कोई दिक्कत नहीं थी। शानिया भी खुश थी कि चलो रिश्ता अब नॉर्मल हो रहा। लेकिन जैसे ही रात होती है फिर इन दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर झगड़ा होता है। अब झगड़ा हुआ, गुस्से में जो नदीम था बेल्ट से सानिया की पिटाई कर देता है। सानिया भी कुछ उल्टा सीधा बोलती है। जैसे उल्टा सीधा बोलती है, अब नदीम काफ़ी गुस्से में आता है और गला दबा के कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने के बाद इसे लगा ये क्या हो गया, अब तो मैं जेल चला जाऊंगा। तब ये डर गया। तब इसे लगा कि अगर लाश ठिकाने लगा दें तो शायद कुछ नहीं होगा। लाश को फिर वो एक बोरे में डालता है, उसमें कुछ कूड़ा भरता है। कूड़ा भरने के बाद अपने ही ऑटो से लेकर निकलता है और पहुंच जाता है कचरा पट्टी, कचरा खंती जिसे कहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद उस बोरे में आग लगा देता है। अब एक बोरे में थोड़ा सा कचरा, बाकी एक लाश, तो आधी लाश जली आधी नहीं जली। अब फिर ये डर गया, आसपास देखता है कोई है नहीं, तो इसे लगा मौका है। फिर वापस आता है, कुछ कुदाल और फावड़े लेता है। लेने के बाद कुछ धारदार हथियार लेता है। उसके बाद लाशों के टुकड़े करता है, यानी सर अलग, सीना अलग, पसली अलग। उसके बाद अलग अलग टुकड़ों को दफन कर देता है, और दफन करने के बाद खुद फरार हो जाता है। लेकिन जब फरार होता है तो इसे लगता है कि पुलिस वाले आज नहीं तो कल मुझे ढूंढ लेंगे। तब यही डरता है, और डरने के बाद फिर 1 तारीख को आके आत्मसमर्पण करता है। अब ये पूरी कहानी जब ये सुनाता है, सुनाने के बाद पुलिस वाले से फ़ौरन लेके उस क्राइम सीन पे जाते हैं। वहाँ से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ दफन किया। फिर जब ये बताता है तब वहाँ खुदाई कराई जाती है, और जब खुदाई कराई जाती है तो वहाँ पे कुछ खोपड़ी, यानी लगभग जला हुआ शरीर था, और एक खोपड़ी और कुछ पसलियाँ, और एक दूसरी जगह पे कुछ पैर की हड्डियाँ मिलती हैं। बाकी तमाम हड्डियों की और तलाश की जा रही है। इन लाशों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी फॉरेंसिक जांच होगी और देखते हैं क्या होता है। अब इसके ऊपर लाश को ठिकाने लगाने, लाश को छत बिछत करने और साथ ही कत्ल का मुकदमा दर्ज है। लेकिन अपने आप में बेहद अजीब कहानी थी कि 1 साल पहले श्रद्धा वाकर वाले केस में ऐसे हुआ, 1 साल बाद सानिया और नदीम के केस में ऐसे हुआ, और हर बार कत्ल करने के बाद लाश को उसी तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।